जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, अगर आप एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम को पास करना चाहते हैं, उसमें एक सीट पाना चाहते हैं, तो इस पूरे पेपर को आपको जरूर देखना चाहिए। इसमें आप सबसे पहले हिंदी के 20 क्वेश्चंस देखेंगे और इन हिंदी के 20 सवालों में आपको साथियों लगभग 12 से 13 प्रश्न बिल्कुल सही करना है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। उसके बाद 20 क्वेश्चन आप देखेंगे सामान्य ज्ञान के, जिसमें करंट अफेयर के भी चुनिंदा क्वेश्चन हैं। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद साथियों मैथ के, यानी कि जैसा आपका पेपर इस बार आएगा लगभग वैसा ही पेपर मैंने आपके लिए बनाया है। तो बहुत तेजी के साथ साथियों इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। हिंदी के 20 सवाल होंगे और हिंदी के 20 सवालों में से 12 से 13 प्रश्न आपको बिल्कुल सही करना है। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए लग जाइए। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि जिसके आर पार दिखाई देता है उसको पारदर्शी कहते हैं, प्रत्यागत कहते हैं, पारलौकिक या प्रकाश कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों, उसको तो पारदर्शी कहते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए एसएससी जीडी की जब हम बात करते हैं खास तौर से, तो उसमें खाली जगह वाले शब्द बहुत पूछे जाते हैं। वाक्य दिया जाता है, कहा जाता है कि इस खाली जगह वाले वाक्य में शब्द कौन सा आएगा। मुझे बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता है, या मुझे बच्चों के स्वास्थ्य की शंका है, या मुझे बच्चों के स्वास्थ्य की लज्जा है या ग्लानि है। तो मैं कहूंगा यहां पर आपका जो शब्द सही बिल्कुल बैठेगा वो कौन सा बैठेगा, वो चिंता बैठे, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता होती है, शंका लज्जा ग्लानि नहीं होती है। अगला सवाल है कि चक्षु किसका पर्यायवाची है, मुझे बताइए। आपने पहले से साथियों पढ़ा होगा कि चक्षु आखिर किसे कहते हैं। आकाश को कहते नहीं, पक्षी को कहते नहीं, घोड़े को कहते नहीं साथियों, आंख को कहा जाता है। क्या चक्षु किसे कहा जाता है, आंख को, यानी कि जिनका आंसर यहां पर डी था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले साथियों शब्द को आपको चयन करना है, बताइए। अब आपको यह बताना है कि घनिष्ठ कैसे लिखा जाता है। देखिए घनिष्ठ में जो आता है ना साथियों, वो टा नहीं आता है, वो क्या आता है, वो ठा आता है। ये वाला ठा आता है। और यहां पर अगर बात करें, गलत टा लिखा हुआ है, यहां पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई, यहां पर टा लिखा। मैं कहूंगा घनिष्ठ में ठा कहां पर लिखा हुआ है और नाम में छोटी की मात्रा कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही आपका राइट आंसर है। अब आपको बताना है कि ज्ञान का विलोम क्या होगा, बताइए मुझे। ज्ञान का साथियों विलोम क्या हो सकता है। ज्ञान का विलोम अज्ञान ही होता है। तो जिनका आंसर जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, मुझे बताइए। देखिए आपको इसमें त्रुटि बताना है। आज विद्यालय के निरीक्षक आए, आज गलत लिखा हुआ है, आज तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आए है गलत लिखा हुआ, आए है भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कि निरीक्षक गलत लिखा हुआ है या विद्यालय के लिखा हुआ, विद्यालय के भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखिए निरीक्षक शब्द की अगर बात करते हैं ना, तो इसमें बड़े ई की, रा में बड़े ई की मात्रा लगती है। निरीक्षक इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन यहां पर छोटी ई की मात्रा लगी है। तो मैं कहूंगा कि दिक्कत कहां पर है, गलती कहां पर है, त्रुटि कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। और जिनका आंसर यहां पर सी था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और इस टारगेट सिलेक्शन नाम के इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पिछली बार ये समझ लीजिए हजारों हजार के हिसाब से सिलेक्शन बहुत सारी भर्तियों में दिए हैं। तो अगला नंबर साथियों आपका होने वाला है, अगर आप देखिए ये तो पहली क्लास है, अगर आप शुरू से जुड़ते हैं मेरे साथ, शुरू से एक तरीके से लगते हैं, तो मेरा मानना है कि कुछ नहीं बहुत शानदार आपका स्कोर आएगा। 90% सवाल आपके बिल्कुल सही होंगे। अगर देखिए वैसे मैं डेली एक मॉडल पेपर आपका लूंगा एसएससी जीडी का, जिसमें आपकी हिंदी होगी, 20 क्वेश्चन, जीके जीएस करंट अफेयर होगी, और उसके अलावा साथियों रीजनिंग होगी, और उसके बाद साथियों मैथ होगी। यानी कि अगर आप सिलेबस का पूरा निचोड़ डेली देखना चाहते हो, डेली रिवीजन करना चाहते हैं, तो आपको इस क्लास में अवश्य आना होगा। आप कैसे आ सकते हो साथियों, जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको ये क्लासेस मिल पाएंगी। चलिए यहां पर अगर बात करें, आकाश के तारे तोड़ना, ये मुहावरे आपने बहुत बोले भी होंगे और सुने भी होंगे। इसका मतलब क्या होता है मुझे बताइए। आसमान से तारे तोड़ने की कोशिश करना, इसका मतलब ये होता है नहीं। आसमान छूने की कोशिश करना, ये भी इसका मतलब नहीं हो, बिल्कुल असंभव काम करना। अरे भाई आकाश के तारे तोड़ना तो ऐसा है भाई, बिल्कुल असंभव काम है, यानी कि इम्पॉसिबल काम है। तो जिनका आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए साथियों आपके स्क्रीन पर है, जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर अगर बात करें ना कि वांछनीय की वर्तनी आपको बताना है, शुद्ध
वर्तनी कौन सी? देखिए अगर बात करें वांछनीय ऐसे लिखा जाता है, ठीक, क्या ऐसे लिखा जाता है? ऐसे नहीं लिखा जाता, ये नहीं आता है साथियों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी कि मैं कहूंगा कि शुद्ध शब्द आपका कौन सा है, तो शुद्ध शब्द आपका ऑप्शन नंबर ए वाला है, यानी कि जिनका आंसर यहां पर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, देखिए ऐसा भी आपसे सवाल पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। अब दिक्कत आपको बताना है, अशुद्धि आपको बताना है कहां पर है। वह 4 दिन का आकस्मिक अवकाश पर घर चला गया। अब देखिए यहां पर यह होना चाहिए था वह 4 दिन के आकस्मिक अवकाश का की जगह पर के आना चाहिए था। वह 4 दिन के आकस्मिक अवकाश पर घर चला गया, तो ये एक लिखा हुआ है ना, यानी कि एक में अशुद्धि है, तो एक कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपको साथियों राइट आंसर लगाना है। यानी कि डिक्टो आपसे साथियों ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी कि पिछले जैसे जितने पेपर हुए साथियों उनका एनालिसिस किया गया और देखा गया कि हाँ भाई इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, तो उस टाइप के सवाल आपके लिए यहां पर तैयार किए गए। अब आपको बताने कि आश्रम का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो आश्रम को अगर बात करें इमारत कहते नहीं, मकान नहीं कहते, भवन नहीं कहते, आश्रम की अगर बात करते ना तो विहार कहा जाता है आश्रम को, तो जिनका आंसर यहां पर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, यह विषय अत्यंत कठोर है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अब आपको बताने के साथियों जो रेखांकित शब्द है यानी कि कठोर, इसकी जगह पर कौन सा शब्द आना चाहिए? कोई विषय कठोर थोड़ी ना होता है भाई साहब, ठीक है। अब विषय देखिए दुर्गम भी नहीं हो सकता, यह विषय कर्कश, बहुत कर्कश है, अत्यंत कर्कश है, यह भी नहीं हो सकता, आगम भी नहीं। हाँ, हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि यह विषय अत्यंत कठिन है, तो यहां पर कठोर नहीं आना चाहिए, कठिन आना चाहिए, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब फिर से खाली जगह वाला शब्द आ गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि मैं बिल्कुल तो नहीं जानता कि वह कहां गया है, ये आना चाहिए। मैं कहूंगा नहीं, ये तो नहीं आना चाहिए। वह बिल्कुल भी नहीं जानता, बिल्कुल तो भी नहीं आएगा, भी नहीं आएगा साथियों, बिल्कुल ही भी नहीं आएगा। मैं कहूंगा मैं बिल्कुल नहीं जानता कि वह कहां गया है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर ऑप्शन नंबर सी वाला शब्द बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, दिए गए वाक्यांश के लिए के सार्थक शब्द आपको बताने, यानी कि जिसे करने या पार करने की इच्छा हो, जिसे करने या पार करने की इच्छा हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, उसको तितीर्षु कहा जाता है। देखिए जिसे मर जाने की कामना हो उसको मुमूर्षु कहा जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसे मर जाने की कामना हो उसे मुमूर्षु कहा जाता है। और अगर चोरी छिपे लाकर बेचने वाला, एक तरीके से वो तस्करी ही तो कहलाई जाती है, तो तस्कर उसको कहते हैं। निरामिष की अगर बात करें तो मांस ना खाने वाले को क्या कहा जाता है, निरामिष कहा जाता है। और जिसे करने या पार करने की इच्छा हो तो उसको तितीर्षु कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। देखिए अगर एसएससी जीडी की जब हम बात करते हैं, स्पेशली सबसे छोटा अगर जिसका एक तरीके से है ना एसएससी जीडी की हिंदी, बहुत सबसे छोटा एसएससी जीडी की हिंदी का सिलेबस है, चुनिंदा टॉपिक हैं, चुनिंदा चैप्टर हैं। मेरा मानना है कि अगर उन चुनिंदा चैप्टर पर आपको कमांड हासिल कर ली तो ये समझ लीजिए साथियों 20 क्वेश्चन आपके आएंगे हिंदी के, और 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। और इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं मैं होने दूंगा, यानी कि 20 क्वेश्चन का है तो 20 क्वेश्चन आपको सही करके इतना मैं आपको पढ़ा दूंगा, इतना मैं आपको ज्ञानी बना दूंगा कि एग्जाम हॉल में 20 में से 20 उसमें आ जाए। और जब हम बात करते हैं रीजनिंग की, रीजनिंग भी मैं आपको इतनी सिखा दूंगा। और अगर बात करें इसी क्लास में, इस क्लास में साथियों रीजनिंग के मैंने ऐसे ऐसे सवाल लिए हैं जिन क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि रीजनिंग आपकी बहुत शानदार हो जाएगी। और रीजनिंग में भी साथियों 20 में से 20 आपका स्कोर मैं करवाऊंगा, मैथ में भी 20 में से 20 का स्कोर मैं आपको करवाऊंगा। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप पूरे पूरे नंबर ला सकते हो, पूरे पूरे नंबर। क्या वाकई में ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है साथियों, 100% सही है, ठीक है। क्योंकि जीके अगर मान लीजिए पढ़ी हुई नहीं आती है या थोड़ी सी अटपटी आ जाती है तो कुछ नहीं साथियों 12-13 तो क्वेश्चन करोगे भाई, बिल्कुल करोगे, ठीक है। लेकिन अगर इनमें 20-20 ले आए तो 60 आपके यही हो गए, 10 अगर आप उसमें भी कर लेते हैं तो 70-72 आपके साथियों क्वेश्चन सही हो जाते हैं, 70-72 क्वेश्चन। और इसमें सिलेक्शन ये समझ लीजिए 100% आपका तय है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यहां पर आपसे न्यून का विलोम पूछा जा रहा है। देखिए एक तो आपसे पूछा जाता है किसका विलोम, न्यूनतम का विलोम आपसे पूछा जाता है। क्या एक आपसे पूछा जाएगा न्यूनतम का विलोम? अगर न्यूनतम का विलोम आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है अधिकतम, लेकिन न्यून का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको सिर्फ अधिक बताना है। यानी कि
अधिकतम का विलोम न्यूनतम, न्यूनतम का विलोम अधिकतम, न्यून का विलोम अधिक और अधिक का विलोम न्यून। ये चार बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आंखें चार होना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। तो आंखें चार होना साथियों कह सकते हैं घूरना, लज्जित होना, आकर्षित होना या आमने सामने होना, मुझे बताइए। चलिए देखिए, घूरना हम नहीं कह सकते, लज्जित होना भी नहीं कह सकते, आकर्षित होना भी कहीं ना कहीं नहीं, आमने सामने होना ये हम कह सकते हैं। कहते नहीं कि हमारी और उसकी आमने आंखें चार हो गई, यानी कि आमने सामने हो गए, यानी कि वो हमारे सामने हम उसके सामने हो गए। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यानी कि निरही कैसे लिखा जाता है मुझे बताइए। यहां पर ना में बड़ी ई की मात्रा लगी, कैसे लिखा जाता है। देखिए ना में छोटी की मात्रा आएगी और रा में बड़ी की मात्रा आएगी। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अनुरक्ति का विलोम आपसे बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुरक्ति का विलोम क्या होगा। तो अनुरक्ति का आपको विलोम विरक्ति बताना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए शक्ति का विलोम क्या होता है साथियों, तो शक्ति का विलोम क्या होता है, क्षीणता होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आसक्ति की अगर बात करें ना, आसक्ति का विलोम क्या होता है, तो अनासक्ति होता है। क्या होता है, आसक्ति का विलोम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अनासक्ति होता है, यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के सवाल की, आपको खाली जगह साथियों भरना है यहां पर अगर बात करें, देखिए भक्ति की अगर बात करें ना, भक्ति का अभक्ति हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मैंने मन में सोचा कि ऐसा क्यों होता है, या मैंने अंतःकरण में सोचा या आत्मा में या चित्त में। तो मैं कह सकता हूं कि मैंने मन में सोचा कि ऐसा क्यों होता है, खाली जगह में ऑप्शन नंबर ए वाला शब्द बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों 20 क्वेश्चन आपने यहां पर देखे हिंदी के, कितना आपका स्कोर रहा। अगर 12 से 13 के आसपास आपका स्कोर रहा या उससे ज्यादा का आपका स्कोर रहा तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके आपका 20 में से 20 स्कोर मैं बहुत आराम से ला दूंगा। अब देखिए सामान्य ज्ञान के भी हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, इसमें से आपका स्कोर जो आना चाहिए वो 11 से 12 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होना चाहिए 20 क्वेश्चन में से। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए यहां से शुरू हो जाइए। और पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बारदोली की अगर बात करते साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करें तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हुआ था, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हुआ था साथियों, ग्वालियर में हुआ था। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। क्या पहले यूरोपीय अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो जॉर्ज यूले, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए। अब आपको यहां पर बताना है कि कौन सी घटना के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो चौरी चौरा घटना की अगर बात करें, यानी कि चौरी चौरा हिंसा की घटना के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। ये सभी के सभी पूरी सामान्य ज्ञान के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन है। और अंत में 5 क्वेश्चन मैं आपको करंट अफेयर के भी साथियों करवाने वाला हूं, जो आप अपने एग्जाम में साथियों देखेंगे। क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के जो आएंगे उसमें से कुछ नहीं साथियों 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर भी आपको बहुत मजबूत अपनी करना है। धीरे धीरे हर एक प्रैक्टिस सेट में, हर एक मॉडल पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन में लेकर आता हूं करंट अफेयर के, उनको देखेंगे आप तो मेरा मानना है कि यहीं से आपका करंट अफेयर भी बहुत अच्छे तरीके से आएगा। देखिए 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी के बीच हुआ था और किन के बीच हुआ था, यानी कि महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था। तो मैं कह सकता हूं भीमराव अंबेडकर, यानी कि जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 का, यह महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था, मुझे बताइए। तो किसके द्वारा सृजित किया गया था, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा किया, यानी कि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल का पद एक तरीके से सृजित किया गया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। देखिए अब भारत का जो संविधान है, अलग अलग चीजें अलग अलग देशों के संविधान से ली गई हैं। यहां पर अगर बात करें यूएसए के संविधान से लिया गया है कुछ ना कुछ, आयरलैंड के संविधान से भी लिया गया है, फ्रांस के संविधान से भी लिया गया है, लेकिन डेनमार्क के संविधान से कुछ नहीं लिया गया है। तो यही आपका राइट आंसर है। भारत का संविधान जो है ना साथियों वो गणतांत्रिक है, बिल्कुल साथियों गणतांत्रिक है। अब पूछा जा रहा है कैसे गणतांत्रिक है, क्यों गणतांत्रिक है। इसमें निर्वाचित संसद
मत का प्रावधान प्रदान किया गया है कि इसलिए गणतांत्रिक है? नहीं साथियों। इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया है? नहीं साथियों। इसमें वयस्क मत अधिकार का प्रावधान किया गया इसलिए गणतांत्रिक है? नहीं साथियों। इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कि भाई प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं साथियों, चुनाव होते हैं और वो चुनाव जनता के द्वारा किए जाते हैं, यानी कि इस प्रकार से कह सकते हैं कि गणतंत्र हमारा एक तरीके से देश है। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहां पर डी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं मुझे बताइए। तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं साथियों? लोकसभा के अध्यक्ष ही लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, जिनका आंसर यहां पर बी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे मुझे बताइए। देखिए साथियों, आपका एग्जाम जो आपका होने वाला है एसएससी जीडी का आपका एग्जाम होने वाला है 2025 के बिल्कुल जनवरी महीने में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? आपको साथियों उसमें एक सीट ही तो चाहिए। जितनी भी वैकेंसी आए 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, अभी वैकेंसी कंफर्म नहीं हुई है, तो जितनी भी वैकेंसी है उसमें आपको एक सीट चाहिए है ना। इतनी तो आपकी साथियों सिर्फ चाहत है, इतनी आपकी ख्वाहिश है, इतनी आपकी इच्छा है ना। कोई दिक्कत नहीं, ये इच्छा आपकी बिल्कुल सही तरीके से पूरी कर दी जाएगी। यानी कि मैं आपसे वादा करता हूं कि एक सीट आपको चाहिए, एक सीट आपको मिलेगी। लेकिन एक शर्त है साथियों, मैं डेली एक पूरा पेपर डालूंगा चारों सब्जेक्ट का, उसमें बिल्कुल निचोड़ दूंगा साथियों, पूरे सिलेबस को खत्म करने की कोशिश करूंगा। ये समझ लीजिए साथियों, अगर कुछ पेपर आप देख लेते यहाँ के मॉडल पेपर कुछ है, तो आपकी तैयारी बहुत बूस्ट हो जाएगी। तो अगर डेली साथियों आज से लेके एग्जाम तक आप पूरा मॉडल पेपर डेली जो है वो देखते हैं, तो मेरा मानना है कि ये एक सीट 1000% मैं आपसे कह सकता हूं 1000% ये सीट आपकी होगी, ये सीट आपकी होगी। क्योंकि साथियों आपकी अगर बात करते हैं ना, हो सकता हो आप ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए एक नौकरी पाना बहुत जरूरी है। क्योंकि पूरा परिवार आपका साथियों आपका इंतजार कर रहा है, आपके सिलेक्शन का, आपके सिलेक्शन का इंतजार कर रहा है। तो आप उनकी कब तक साथियों वो चाह रखोगे, उनकी वो चाहत साथियों पूरी कर दो कि वो आपको एक वर्दी में देखना चाहते हैं, एसएससी जीडी में सेलेक्टेड देखना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है। ठीक है ना, क्योंकि पिछले कई सालों से लगभग बराबरी वैकेंसी आ रही है। तो जो भी साथियों तैयारी में बहुत तगड़े थे उनका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन अगर आप तैयारी शुरू करते हो और लेकर चलते हो अपनी तैयारी को, तो ये समझ लीजिए 2024 यहां पर मैंने लिख दिया, 2025 साथियों लिखना चाहिए। तो 2025 की अगर बात करें, इसमें सिलेक्शन आपका 100% गारंटी के साथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो साथियों टारगेट सिलेक्शन को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को भी साथियों लाइक नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है, वीडियो को भी तुरंत साथियों लाइक कर दीजिए। देखिए भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे, आपसे बहुत बार पूछा गया है, सैकड़ों बार सवाल पूछा गया है, तो जीवी मावलंकर का नाम आपको मालूम होना चाहिए। और जिनका भी आंसर यहां पर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है, देखिए भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? देखिए संघ की भाषा क्या है, तो आप कहेंगे संघ की भाषा हिंदी है। ठीक है, लेकिन ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है ये बात, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 343 के 1 में लिखा हुआ है कि संघ की राजभाषा क्या है, संघ की राजभाषा हिंदी है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, संघ की राजभाषा हिंदी है, और आपसे पूछा जाए संघ की, ठीक है ना, संघ की राजभाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी की लिपि एक तरीके से बात करें तो ये देवनागरी है। ये भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बताइए। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। कोलंबो किस देश की राजधानी है, बताइए। तो कोलंबो की अगर बात करते हैं, कोलंबो तो आपकी श्रीलंका की राजधानी, किसकी राजधानी है? श्रीलंका की राजधानी है। उमियम झील, जिसे 12 पानी झील के नाम से भी जाना जाता है, ये कहां पर है? ये राजस्थान में है, या ये उत्तराखंड में है, मेघालय में है, या मध्य प्रदेश में? तो ये कहां पर है साथियों? ये मेघालय में है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब साथियों यहां पर अगर बात करें करंट अफेयर के क्वेश्चंस आप लोग यहां पर देख लीजिए। देखिए कि किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया है, तो मैं कहूंगा बिहार राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया है। पॉल कागामे में
चौथे कार्यकाल के रूप में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। यानी कि ये जो पॉल कागामे है ना, ये कहां के राष्ट्रपति बने हैं? तो मैं कह सकता हूं साथियों, ये रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। सवाल आपसे डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रवांडा के राष्ट्रपति कौन बने हैं, और ये चौथे कार्यकाल के साथ बने हैं। पॉल कागामे रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। अगला सवाल देखिए, भारत दलहन संगोष्ठी 2024 की मेजबानी की है। यानी कि अगर बात करें साथियों, आपसे पूछा जा रहा है तो कहां पर की गई है? ये नई दिल्ली में की गई है। यानी कि भारत दलहन संगोष्ठी 2024 की मेजबानी कहां पर की गई है? नई दिल्ली में की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां द होरता शो में भागीदारी की है? तो ये द होरता शो कहां पर हुआ है? अगर बात करते हैं साथियों, ये कहां पर हुआ है? आप लोग ध्यान रखेंगे, जाम्बिया में, तिमोर लेस्ते में या न्यूजीलैंड में? बताइए। चलिए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, तिमोर लेस्ते देश में हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने द होरता शो में भागीदारी की है, और यह द होरता शो किस देश में हुआ है? तिमोर लेस्ते में हुआ है। अगला सवाल है कि पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अगर बात करते, देखिए आपको मालूम होना चाहिए पहले स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर साथियों यूनाइटेड स्टेट्स है। इसने कुल मिलाकर कितने पदक जीते? 126 पदक जीते हैं। लेकिन जब हम साथियों भारत की बात करते हैं, अपना भारत जो है ना, वो 71वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 71वें स्थान पर, और भारत ने कुल मिला के 6 पदक जीते हैं। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, हाल ही में पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहां पर शुरू हुई है? तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहां पर शुरू हुई है? तो हरियाणा में शुरू हुई। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। तो अब आपके सामने यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन हिंदी के, 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के। अब यहाँ पर आप लोग रीजनिंग के सवाल देखेंगे और उसके बाद हम लोग मैथ के सवाल देखेंगे, और ये वही रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम में साथियों आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, अब यहाँ पर आपको लॉजिक पहचानना है कि CHARISMA इसको 80 लिखा जाता है। उसी प्रकार साथियों परफेक्शन की अगर बात करते हैं, यानी कि PERFECTION को क्या लिखा जाता है? यहां पर अगर बात करें 121 लिखा जाता है, ठीक है। तो आपसे कुल मिला के पूछा यह जा रहा है कि क्रिएशन को क्या लिखा जाएगा। देखिए, क्वेश्चन में अगर आपने लॉजिक को पहचान लिया, क्या अगर आपने लॉजिक को पहचान लिया तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्लेस वैल्यू होती है, जैसे कि ए जो होता है वो 1 पर होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है। सी आपका 3 पर होता है, जेड आपका 26 पर होता है। अब देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि सी 3 पर होता है तो इनको, और H 8 पर होता है, इनको ऐसे करके जोड़ दिया गया। A 1 पर होता है, R 18 पर होता है, और उसी प्रकार I 9 पर होता है, S 19 पर होता है, M 13 पर होता है, A 1 पर होता है। तो इनको जोड़कर मुझे बताइए साथियों कितना आएगा। देखिए, 13 1 आपका 14 हो जाएगा। 14 और एक तरीके से बात करें साथियों, 14 3 कितना हो जाएगा? 14 15 16 17 हो जाएगा। 17 और 8 कितना हो जाएगा साथियों? 25 हो जाएगा। 25 एक आपका 26 हो जाएगा। 26 और 9 आपका कितना हो जाएगा साथियों? 35 हो जाएगा। 35 और 18, देखिए 35 हो गया, 18 हो गया, और ये आपका 19 हो गया। इसको साथियों टोटल कर लीजिए, ठीक है ना। ये आपका 13 हो जाएगा। 13 और 9 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, और ये 5 6 7 यानी कि 72 यहां पर आएगा। लेकिन ये 80 है, तो मैं कह सकता हूं इसको जरा काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अब इस 72 में जितने लेटर हैं, 8 लेटर हैं, वो अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 80 आता है। यानी कि जो नंबर हमको चाहिए था वो नंबर हमको साथियों मिल चुका है। तो यही लॉजिक साथियों यहां पर लगेगा, और यही लॉजिक यहां पर लगा हुआ है। तो अब अगर बात करें साथियों कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, लॉजिक आप समझ गए हैं, तो लॉजिक के अकॉर्डिंग आप साथियों इस क्वेश्चन को कर डालिए। देख, जिस लॉजिक में हमने ये निकाला 80 निकाला, उसी लॉजिक में हम साथियों क्रिएशन से एक नंबर निकाल लेंगे। लेकिन सी जो होता है और आर जो होता है आपको मालूम होना चाहिए। सी 3 पर होता है, आर 18 पर होता है, ई 5 पर होता है, ए 1 पर होता है, टी 20 पर होता है, और आई 9 पर होता है, ओ 15 पर, और एन 14 पर होता है। तो इनको साथियों पहले तो आपको जोड़ना है। देखिए जोड़ेंगे साथियों, कैसे जोड़ेंगे? जैसे आप जोड़ते हो वैसे आप जोड़ लो। तो 3 और 18 21 हो जाएगा। 21 5 26, 26 27, 27 और कितना हो जाएगा? 37, 47 हो गया। 47 और कितना हो जाएगा साथियों? 56 हो गया। अब 56 और 15 और 14 को जोड़ लो, जैसे आप जोड़ते हो वैसे जोड़ो साथियों।
तो 15 आ गया, 15 के उसके बाद 6 7 8 यानी कि 85 आ गया है। अब एक काम क्या करो साथियों, देखो कितने लेटर हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि इसमें 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा साथियों, एक तरीके से 93 हो जाएगा। और 93 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, और जिनका आंसर यहाँ पर ए है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, बस क्या किया जाएगा आपके एग्जाम में, ये शब्द जो है, ये वर्ड जो है, ये चेंज कर दिया जाएगा, उसकी जगह पर नंबर चेंज कर दिया जाएगा, यहां पर भी चेंजिंग, यहां पर भी चेंजिंग। क्वेश्चन आपसे, कॉन्सेप्ट यही होगा, बस चीजें चेंज होंगी, और चीजें चेंज हैं और कॉन्सेप्ट वही है। तो मेरा मानना है कि आप क्वेश्चन को बहुत आराम से कर डालोगे। अब देखिए साथियों, नंबर सीरीज का आपसे सवाल आ गया, ये 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाते कि 131 से 132 हुआ है, 132 से 141, फिर 166, फिर 215, आपको बताने कि यहां पर कौन सा एक नंबर आएगा। ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करें साथियों, 131 से 132 हुआ है यानी कि 1 प्लस हुआ है, 132 से 141 हुआ है साथियों, ये 9 प्लस हुआ है, 141 से 166 हुआ है तो मैं कह सकता हूं साथियों 25 यहां पर हुआ है, और 166 से 115 हुआ है तो मैं कह सकता हूं साथियों यहां पर 9 आ जाएगा और यहां पर 4 आ जाएगा। यानी कि अच्छा, अब ये नंबर आप देख रहे हैं ना, तो ये नंबर किसी ना किसी के स्क्वायर है, जैसे कि 9 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 है, 49 7 का स्क्वायर, और 1 की बात करें तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं कहूंगा 1 3 5 7, तो यहां पर 9 आएगा, यानी कि यहां पर 9 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 81 आ जाएगा। अब जैसे आपने 131 में 1 जोड़ा तो 132 मिला, 132 में 9 जोड़ा 141 मिला, 141 में 25 जोड़ा 166 मिला, 166 में 49 जोड़ा 215 मिला, तो 215 में आपको 81 जोड़ना पड़ेगा, यहां पर वाला नंबर आपको मिल जाएगा। तो 215 में 81 आप जोड़ दीजिए, 6 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, यानी कि 296 साथियों यहां पर आ जाएगा, और 296 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए साथियों इस सवाल को और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इस टाइप का भी एक सवाल आपसे पूछा जाता है, इस टाइप के सवाल को करने का तरीका साथियों मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप सबसे पहले खाली जगह को और जितने लेटर्स हैं उनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी कि साथियों कितने लेटर यहां पर है, मैं कह सकता हूं 28 लेटर हैं। तो अब साथियों देखिए 2 का पेयर बनेगा, 2 का पेयर नहीं लग रहा है यहां पर बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा साथियों 4 5 20, हाँ 4 का पेयर बन सकता है, और साथियों 7 का पेयर भी बन सकता है। तो 4 का पेयर भी तो नहीं लग रहा है साथियों, देखिए 1 2 3 4 ये अलग हो गया, तो डी आई यहां पर है, तो डी आई यहां पर आना चाहिए, तो 4 का भी नहीं बनेगा। 7 का एक बार साथियों देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 अलग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 7 ये अलग हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कहने का मतलब यह है कि यहां पर जैसे क्रम से जो लेटर आए हैं वही लेटर यहां पर आएंगे, वही लेटर यहां पर आएंगे, वही लेटर यहां पर आएंगे। अब देखिए स्टार्टिंग में साथियों डी वाई लिखा हुआ है, ठीक है ना, डी वाई लिखा हुआ है, यहां पर भी डी वाई लिखा हुआ है। एक सेकेंड इसको मैं हटा देता हूं, देखिए डी वाई लिखा हुआ है तो डी वाई यहां पर भी लिखा हुआ है, डी यहां पर वाई लिखा हुआ है तो यहां पर डी लिखा हुआ है तो यहां पर वाई कर लो आप। अब देखिए शुरू में कितने लेटर आ गए, डी वाई टी जी एम, तो डी वाई टी लिखा हुआ है, यहां पर साथियों जी कर लीजिए पूरा, अब हमें मिल गया डी वाई टी जी एम आई एल। अब इसको साथियों पूरा कर लीजिए, डी वाई यहां पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, और जी एम आई, और अंत में क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। इसको साथियों करेंगे तो डी यहां पर आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, जी के बाद एम है तो यहां पर एम आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, एल से पहले क्या है, आई है तो यहां पर आई आ जाएगा। अगला काम आप ये करो कि आप देखो अपने कलम से आपने कौन कौन से लेटर लिखे हैं, आपने टी लिखा है, आपने एल लिखा है, आपने डी लिखा है, आपने एम जी लिखा हुआ है, और वाई लिखा हुआ है, और आई लिखा हुआ है। अब देखो साथियों ऐसा कहां पर आपको साथियों जो है ना वो दिख रहा है, देखिए ऐसा आपको साथियों ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, और सी में नजर आ रहा है तो यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथियों मैंने यहां से हर एक टॉपिक को टच किया है, यानी कि वो एक हर टॉपिक जहां जहां से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बहुत सिर्फ आपका सिलेक्शन ना हो, आप रैंकर्स की श्रेणी में है, क्या
आप रैंकर्स की साथियों श्रेणी में आए। तो मेहनत तो आपको करना होगा अगर आप रैंकर बनना चाहते हैं, रैंकर्स की श्रेणी में आना चाहते हैं। चलिए अब देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है ये, कहने के ए बी, और जो भी सवाल होगा उसको मैं ऐसे आपको समझा दूंगा, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। ये सीटिंग अरेंजमेंट का नहीं है, हाँ एक तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट का ही कह सकते हैं। ठीक है, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी यानी कि 7 लोग हैं, ये उत्तर की मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। तो मान लीजिए साथियों ये एक पंक्ति है और यहां पर 7 लोगों की जगह बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, चलिए कहने के डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि अगर हम बात करें साथियों डी हम यहीं पर ही बैठा लेंगे क्योंकि डी के दाएं केवल 2 लोग ही बैठे हैं, ऐसा कहा गया है। उसके बाद कहा गया है कि डी का निकटतम पड़ोसी है जी, यानी कि जी यहां पर भी आ सकता है, जी यहां पर भी आ सकता है। अरे भाई अब हमें क्या पता डी यहां पर रखे डी जी यहां पर रखे, तो इसलिए हमने ऊपर रख दिया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहे ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं। अब देखिए अगर हम साथियों जी को यहां पर बैठा देते हैं, जी को यहां पर बैठा देते हैं तो कह रहे ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं। तो अगर हम जी यहां पर बैठा देंगे फिर हमें देखिए यहां पर ए और जी की बात चल रही है, इसके बीच में 3 लोग बैठते हैं तो ए हमें यहां पर बैठाना पड़ेगा। 3 लोग बीच में कहां है, 2 ही लोग हैं ना, और यहां पर अगर ए को बैठा लेंगे तब भी 2 ही लोग हैं। तो मैं कह सकता हूं साथियों जी आपका यहां पर नहीं बैठेगा, जी आपका यहां पर बैठेगा, तभी तो 3 लोग बैठ पाएंगे। ए और जी के बीच में कितने लोग हैं, 3 है, देखिए 1 2 3, बिल्कुल ये हमारा कथन हो गया एक तरीके से। उसके बाद कह रहे कि बी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, बी और सी, अभी हमें नहीं पता बी और सी कहां पर रखना है। उसके बाद कह रहे कि सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है ई, तो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है ई, क्या कहा जा रहा है, कहने कि जी के निकटतम दाएं है एफ, तो जी की अगर बात करें जी यहां पर हो गया तो जाहिर सी बात है जी के दाएं बैठा है एफ, तो एफ साथियों यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है, बिल्कुल समझ में आ गई है। चलिए अब एक बार फिर से कंडीशन को पढ़िए, डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, बिल्कुल सही। डी का निकटतम पड़ोसी है जी, डी का निकटतम पड़ोसी है जी, बिल्कुल हो गया। ए और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, बिल्कुल। बी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी और सी की अगर बात करते हैं साथियों देखिए बी को हमें यहां पर बैठाना पड़ेगा और सी को, लेकिन ये हो सकता है क्या पता सी यहां पर हो, क्या पता बी यहां पर हो, क्या पता सी यहां पर हो, तो मैं कह सकता हूं बी और सी, ठीक है ना, और यहां पर सी, कुछ भी यहां पर बी सी भी बैठ सकता है, यहां पर बी सी कुछ भी बैठ सकता है। उसके बाद कह रहे हैं कि ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब ई जो है ना ये सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्या कहा जा रहा है कि सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है ई, यानी कि अगर हम सी मान लीजिए यहां पर रख देते हैं, सी यहां पर रख देते हैं तो ई यहां पर नहीं आएगा, इसलिए हमें साथियों सी को यहां पर रखना पड़ेगा। ठीक है, और जब सी यहां पर रखेंगे तो जाहिर सी बात है बी यहां पर रखेंगे क्योंकि बी और सी के बीच में 2 लोग हैं, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, यहां पर आपका ई आ जाएगा। तो 7 लोग थे, 7 को बैठा दिया। सवाल क्या पूछा जा रहा है कि ए के निकटतम बाएं कौन बैठा है, तो ए यहां पर है, कहां पर है, ए यहां पर। ए के निकटतम बाएं कौन बैठा है, साथियों सी बैठा है, तो मैं कहूंगा कि सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगला नंबर का सवाल है। अब यहां पर साथियों नंबर सीरीज वाला ये सवाल है, सवाल को देखेंगे बहुत टॉप लेवल का। देखिए 32 है, 54 है, 98 है, 186 है और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए इस एक क्लास में ही मैं आपको इतना कंटेंट दे दूंगा कि अगर आपकी तैयारी 19 है तो आपकी तैयारी 20 हो जाएगी, अगर 20 है तो 21 हो जाएगी, यानी कि एक पड़ाव में सिंगल इस क्लास से ही आपका बढ़वा दूंगा। एक नंबर नहीं, एक पड़ाव, और यहां से कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है ना, यानी कि अगर आप कोई प्रैक्टिस सेट इस मॉडल पेपर से पहले लगाते हैं, ठीक है ना, तो और इस मॉडल पेपर को देख के आप प्रैक्टिस लगाते हैं तो सीधे सीधे 10 नंबर आपके साथियों बढ़ेंगे, सीधे सीधे 10 नंबर आपके बढ़ेंगे। तो अगर आप ऐसे 15-20 मॉडल पेपर देख लेते हैं तो आपकी तैयारी कहां पर जाएगी साथियों, आसमान छू लेगी आपकी तैयारी, ये समझ लीजिए। चलिए अब यहां पर अगर बात करते हैं ना इस सवाल के जवाब की, देखिए वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। देखिए अब 32 से 54 हुआ है, मैं कहूंगा साथियों यहां पर 22 बड़ा है। 54 से 98 हुआ है, कितना बड़ा है साथियों, मैं कहूंगा 44 बड़ा है। 98 से 186 हुआ है, यानी कि लगभग 8 और 8 88 बड़ा है। अब देखिए 22, 44
88। अब 88 का दुगना कितना होता है साथियों, 176 होता है, यानी कि यहाँ पर 176 बढ़ेगा। तो 100 देखिए, अब 32 में 22 जोड़ा 54 आया, 54 में 44 जोड़ा 98 आया, 98 से 88 जोड़ा 186 आया। तो 186 में साथियों 176 जोड़ेंगे, यहाँ पर वाला नंबर आ जाएगा। क्या दिक्कत है साथियों, यहाँ पर अगर बात करें 362 आपका है, और 362 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर देखिए, बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या, बिल्कुल साथियों, इसको थोड़ा सा मैं आपके लिए यहां पर बड़ा कर देता हूं, ठीक है ना। चलिए, अभी हमें ऑप्शन से कोई मतलब ही नहीं है, अभी हमें ऑप्शन से कोई मतलब ही नहीं है, आंसर तो हम बिना ऑप्शन के भी निकालते हैं। देखिए 7 मित्र हैं, कीर्ति, सिया, अमिता, प्रीति, दीपिका, जीत और परी, ये 7 लोग हैं, और प्रत्येक ने परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। किसी ने कितने किए हैं, किसी ने कितने किए हैं। कहने के परी ने कीर्ति से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन सिया से कम अंक प्राप्त किए। तो इस लाइन को कैसे आप हैंडल करेंगे पता, कहने के परी ने कीर्ति से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। परी ने कीर्ति से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो परी आपका पहले आ जाएगा और कीर्ति आपका बाद में आएगा, ठीक है, क्योंकि परी ने कीर्ति से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन सिया से कम अंक प्राप्त किए हैं परी ने, तो सिया इसके आगे आ जाएगी, सिया इसके आगे आ जाएगी। ये 2 जिधर है ना, उसके अंक ज्यादा हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि दीपिका ने प्रीति से कम लेकिन अमिता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो इसको हम थोड़ा सा अलग हटा के कर लें, बिल्कुल कर लें। कहने के दीपिका ने क्या साथियों, दीपिका ने प्रीति से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो दीपिका ने प्रीति से कम अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन ठीक है, दीपिका ने प्रीति से कम अंक प्राप्त किए, लेकिन अमिता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अमिता साथियों आपकी यहां पर आ जाएंगी, अमिता आपकी साथियों यहां पर आ जाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि कीर्ति ने प्रीति से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, कीर्ति ने प्रीति से, अब देखिए कीर्ति ने, ये कीर्ति आ गई, यानी कि कीर्ति ने प्रीति से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो जब प्रीति यहां है, प्रीति से कम अंक दीपिका के हैं, और दीपिका से कम अंक किसके हैं साथियों, अमिता के, तो दीपिका यहां आ जाएंगी, और उसके बाद कौन आ जाएंगी, अमिता आ जाएंगी। चलिए, उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि कीर्ति ने प्रीति से अधिक लेकिन परी से कम अंक प्राप्त किए हैं, बिल्कुल परी से कम अंक प्राप्त किए कीर्ति ने। सिया ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किया, यानी कि सिया आपकी यहां पर, अच्छा सिया ऑलरेडी यहां पर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे कि सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए हैं, तो साथियों अमिता ने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं, तो अमिता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अमिता कहां पर किस ऑप्शन में लिखे हुए हैं अमिता, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखे हुए हैं। अब यहां से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता था, सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए हैं, सिया ने, ऐसे करके भी मतलब कई सारे क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जा सकते थे। खैर, अगला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए आपका राइट आंसर क्या है। इसको साथियों 24 कर लो, ये क्योंकि 24 है, ठीक है, एक सेकेंड, इसको आप क्या करिए 24 एक निश्चित तरीके से 75 से संबंधित है, यानी कि जैसे 24 का संबंध 75 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 36 का संबंध 111 से, यानी कि 36 का संबंध 111 से है। तो कहने के उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 43 का संबंध किससे होगा, 43 का संबंध किससे होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 43 का संबंध 130 से होगा, 138 से होगा, 135 से या 132 से, आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि 24 से आखिर ये 75 हुआ कैसे है। तो अगर 24 की गुणा हम किससे करें कि 75 आ जाए, देखिए अगर 3 से इसकी गुणा करते हैं तो 75 नहीं, लेकिन 75 के नजदीक आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया साथियों, एक तरीके से, एक सेकेंड, अच्छा ये तो 24 है ना, 23 मैंने क्यों लिख दिया, मैंने यहां पर 23 क्यों लिख दिया, ये 24 है ना, तो 24 की गुणा साथियों 3 से करोगे कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब 72 से 75 बनाना है ना, तो 3 से प्लस कर दीजिए, 3 प्लस कर दिए 75 आ गया। यानी कि अब आपको ये मालूम पड़ गया कि 24 से हमने 75 कैसे बनाया। अब देखिए क्या 36 से 111 भी इसी लॉजिक से बन रहा है, 3 से गुणा करिए, 18 आ गया, 3 3 9, एक आपका 10 आ गया। बिल्कुल साथियों, इसमें 3 प्लस किया गया था, इसमें 3 प्लस करेंगे तो 111 हमें मिल जाएगा। यानी कि इसमें भी यही लॉजिक लगेगा, क्या 43 की गुणा 3 से होगी, 43 की गुणा 3 से होगी, और इसमें 3 आप प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 132 आ जाएगा, 132 आ जाएगा। तो 132 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में, यानी कि जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए इस सवाल की अगर बात करें, इसमें इतना घाला पेचा है ना, इसमें कुछ नहीं, एक बार पढ़ना चाहते तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन इसमें है कुछ नहीं साथियों। इसमें सिर्फ आपको इतना बताया गया है, इतनी बात आपको बताई गई है, जैसे 12
से 29 आया है, उसी प्रकार जैसे 15 से 35 आया है, तो जो लॉजिक यहां इन दोनों में लगा है वही लॉजिक किस ऑप्शन में लगेगा? ऑप्शन नंबर ए वाले में, बी वाले में, सी वाले में या डी वाले में? बस इतनी सी बात आपसे पूछी गई है। देखिए अगर बात करें 12 की गुणा जब हम 5 से करते हैं तो 12 की गुणा साथियों 2 से अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो 29 आ जाएगा। उसी प्रकार 15 की गुणा 2 से करते हैं तो 30 आ जाएगा, उसमें 5 जोड़ देते हैं तो 35 आ जाएगा। ये लॉजिक कहां पर लगा है? 19 दूना 38, इसमें प्लस 2 करना पड़ेंगे, नहीं होगा। 16 दूना 32, बिल्कुल साथियों 16 दूना 32 और 5 जोड़ते हैं तो 37 आ जाएंगे। यानी कि जो लॉजिक यहां पर लगा है वही लॉजिक आपका इस सवाल में लगेगा और यही आपका क्या होगा? यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब इस सवाल की बात करें साथियों, इसमें लिखा हुआ है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। देखिए आपके सामने एक ऐसा सवाल आएगा, इस सवाल को आप कैसे करेंगे? जैसे कि यहां पर 12 लिखा हुआ है तो 12 लिख लेंगे। कलर साथियों में चेंज कर लेता हूं, 1 सेकंड रुकिए। चलिए जैसे कि यहां पर अगर बात करें 12 लिखा हुआ है तो आप 12 लिख लीजिए, 5 लिखा हुआ 5 लिख लीजिए, 8 लिखा हुआ 8 लिख लीजिए, 2 लिखा हुआ 2 और 14 लिखा है 14। इसको कैलकुलेट करके कितना आना चाहिए? 70 आना चाहिए, ये जो 70 लिखा हुआ है। अब कह रहे हैं कि कौन से दो चिन्ह अगर आपस में बदल दिए जाए तो 70 आ जाएगा। अब सबसे पहले हम करते हैं भाग और प्लस, यानी कि भाग की जगह पर प्लस और प्लस की जगह पर भाग। अब ये भाग है ना तो इसकी जगह पर प्लस आ जाएगा, ये माइनस है, माइनस से कोई मतलब नहीं, गुणा से कोई मतलब नहीं, प्लस है यहां पर तो प्लस की जगह पर भाग आ जाएगा। अब देखिए मुझे तो साथियों नहीं लग रहा है कि इसको कैलकुलेट करके 70 आएगा, ठीक है, क्योंकि साथियों ये थोड़ा लफड़ा पड़ जाएगा ना, 8 गुणा 2 भाग 14 करके नहीं आ सकता। अब क्या करेंगे साथियों, इसको हटाइए। अब ऑप्शन नंबर सी वाले को एक तरीके से देखिए, यानी कि भाग की जगह पर गुणा और गुणा की जगह पर भाग लगाइए, तो ये भाग है यहाँ पर गुणा आ जाएगा, माइनस है तो गुणा है तो साथियों भाग आ जाएगा, और प्लस है तो प्लस आएगा। अब देखिए इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 2 चौक 8 यानी कि 4 आ जाएगा, 12 पंजे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, प्लस आपका 14 आ जाएगा। अब देखिए 60 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 56 बचेगा। 56 प्लस 14 कितने होते हैं साथियों? 70 होते हैं, यानी कि मैं कह सकता हूं 70 बराबर 70 आ गया है। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर जो होगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर देखिए। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए कुछ नहीं आपको देखना है, आपको देखना है जैसे कि रक्त और लाल का संबंध है, वैसे ही कौन से ऑप्शन का साथियों संबंध है आपसे कुल मिला के पर पूछा जा रहा है। देखिए जो रक्त का एक तरीके से रंग होता है वो लाल होता है, यानी कि जो स्वाभाविक रूप उसका होता है वो रेड होता है, लाल होता है। उसी प्रकार से पत्थर कैसे होते हैं? पत्थरों की प्रकृति कैसी होती है? कठोर। सूखा गीला ये गलत होगा, संगीत गिटार ये भी नहीं होगा, उंगली पैर का अंगूठा ये भी नहीं होगा। यानी कि जो यहां पर लॉजिक है वही लॉजिक वही रिलेशन यहां पर है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर देखिए। यहां पर अगर बात करें साथियों AFKQ के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से, यानी कि AFKQ को क्या लिखा जाता है? BELR लिखा जाता है। उसी प्रकार IQWY को JPXZ लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है CMSU को क्या लिखा जा सकता है? सबसे पहले यहां आपको मैं लॉजिक बता देता हूं कि आखिर लॉजिक क्या है, देख लेते हैं क्या लॉजिक है। अभी तो मुझे भी नहीं पता है क्या लॉजिक है। देखिए BELR। अब देखिए ये A से कितना हो गया? B हो गया, यानी कि 1 बड़ा है। ये F से सातों E हो गया, यानी कि 1 घटा है। K से सातों L हो गया, 1 बड़ा है। और Q से R हुआ है 1 बड़ा है, यानी कि 1 बढ़ाना है 1 घटाना है, फिर 1 बढ़ाना है 1 बढ़ाना है। तो यहां पर जब आप 1 बढ़ाएंगे तो यहां पर D आ जाएगा, 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा साथियों? एक तरीके से L आ जाएगा। उसके बाद 1 बढ़ाएंगे S के बाद क्या आ जाएगा? T आ जाएगा, और U के बाद क्या आ जाएगा? V आ जाएगा, यानी कि DLTV कहां पर लिखा हुआ है? DLTV ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों आप लोग पूरी कोशिश करा करिए कि आप मुझसे पहले अपना जवाब दें, क्योंकि मुझे तो थोड़ा समय लग जाता है आपको समझाने में भी, लेकिन अगर इन क्वेश्चंस को अगर मैं बिल्कुल करूं कि मुझे जल्द से जल्द आंसर देना, तो 30-40 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे साथियों इन सवालों में, ठीक है। चलिए तो XGR, उसके बाद TKN आ गया, उसके बाद POJ आ गया, उसके बाद LSF आ गया। तो आपको बताने कि यहां पर कौन से 3 लेटर आ सकते हैं, मुझे बताइए। चलिए फटाफट देखिए साथियों क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। देखिए अब अगर बात करें, मान लीजिए लेटर पोजीशन की अगर बात करें, यानी कि प्लेस वैल्यू की अगर बात करें, प्लेस वैल्यू कैसे रखेंगे? X जो होता है ना, X आपका साथियों 24 पर होता है, G 7 पर होता है, R 18 पर होता है। उसी प्रकार अगर बात करें यहां पर
टी जो होता है वो 20 पर होता है, के 11 पर होता है, एन आपका 14 पर होता है, पी 16 पर होता है और ओ 15 पर होता है, जे 10 पर होता है, एल 12 पर होता है, एस 19 पर होता है, एफ 6 पर होता है। अब देखिए ये 24 से 20 हुआ है यानी कि 4 घटा है, 20 से 16 हुआ है 4 घटा है, 16 से 12 हुआ 4 घटा है, तो यहां पर जो लेटर आएगा एक उसमें 4 घटा होगा तो इसमें 8 आ जाएगा। 8 पर होता है साथियों एच, और एच कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, ठीक है। ये 7 से 11 हुआ है 4 बड़ा है, 11 से 15 हुआ है 4 बड़ा है, 15 से 19 हुआ है साथियों, 15 से 19 हुआ है 4 बड़ा है, तो यहां पर भी 4 बढ़ेगा और 4 बढ़ेगा साथियों, तो आपका क्या आ जाएगा एक तरीके से यहां पर 23 यानी कि डब्लू आ जाएगा। तो डब्लू हो गया, तो एक तो ये है, एक ये है, कोई दिक्कत नहीं। 18 से 14 हुआ है 4 घटा है, और 14 से 10 हुआ है 4 घटा है, 10 से साथियों जब 4 आपका घटेगा, नहीं 10 से 6 हुआ है 4 घटा, अब जब 6 और 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 पर होता है बी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आपका राइट आंसर जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए इस सवाल को साथियों और मुझे बताइए कि आपका यहां पर सही जवाब किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों, कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है इसका। यहां पर लिखा हुआ है 6 मित्र हैं, पवन, कांता, ऋषभ, शुभम, मयंक और विक्रम। ये केंद्र की ओर मुंह करके एक घेरे में बैठे हैं, यानी कि एक साथियों क्या होगा, एक वृत्त होगा। कितने लोग हैं, 6 मित्र हैं, तो 1 2 3 4 5 6 लोगों की जगह पर बना ली मैंने। कहने के पवन जो है ना ये विक्रम के निकटस्थ बिल्कुल बाईं ओर बैठा है, यानी कि विक्रम की अगर बात करें, मान लीजिए विक्रम यहां पर बैठा है, तो विक्रम के क्या कहा गया है, विक्रम के बिल्कुल बाईं ओर कौन बैठा है, विक्रम के किधर गया, विक्रम के बाईं ओर पवन बैठा है, तो पवन साथियों यहां पर बैठेगा, बिल्कुल पवन यहां पर बैठेगा, ठीक है, क्योंकि ये विक्रम का बायां ये होगा और विक्रम का दायां ये होगा, क्योंकि सबका मुंह केंद्र की तरफ है। उसके बाद कहा गया है कि ऋषभ पवन के दाएं ओर से चौथे स्थान पर है, यानी कि पवन ये है, पवन का 1 2 3 4, यानी कि यहां पर आएगा साथियों कौन, ऋषभ। तो ऋषभ यहां पर बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहे हैं कि पवन और ऋषभ के बीच केवल मयंक बैठा है, यानी कि पवन और ऋषभ के बीच केवल मयंक बैठा है, तो मयंक आपका यहां पर बैठ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है शुभम विक्रम के निकटस्थ नहीं बैठा है, यानी कि शुभम, मैं विक्रम किधर गया, विक्रम तो ये हो गया, यानी कि शुभम यहां पर नहीं बैठा है, तो जाहिर सी बात है जब यहां पर नहीं बैठेगा तो यही जगह बची है, उसके अलावा तो कोई और है नहीं, तो शुभम यहां पर बैठेगा। शुभम के निकटतम दाएं कौन है, यानी कि शुभम के निकटतम दाएं कौन है, तो मुझे दिख रहा है शुभम के निकटतम दाएं ऋषभ है, तो ऋषभ आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां पर कौन बैठेगा, इसमें से देख लीजिए जो बचा है ना, ठीक है, जो अब बचा है कौन बचाएगा, एक तरीके से कांता है, तो कांता यहां पर बैठ जाएगा। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए कि HIGHLY को क्या लिखा जाता है, GRHYOH लिखा जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि उसी प्रकार उसी लॉजिक में CLEVER को EOCRVV लिखा जाता है, तो HORROR को क्या लिखा जा सकता है। देखिए अगर बात करें साथियों यहां पर HI ये हम लिखे, ये वाला पहला वाला HIGHLY को अगर हम लिखें, यहां पर क्या लिखें साथियों, GRH और साथियों YOH। अब देखिए यहां पर पता क्या, देखिए ये H जो यहां पर है ना वो यहां पर आपका आ गया, G जो यहां पर है वो आपका यहां पर आ गया, उसी प्रकार H जो यहां पर वो यहां पर आ गया, Y जो यहां पर है यहां पर आ गया। बस ये L ये आप देख रहे होंगे ये अलग है, ये चीज ये अलग है, और पता ये क्या है, ये विपरीत लेटर है, यानी कि अपोजिट लेटर है, ये भी विपरीत है और साथियों ये भी विपरीत है, ठीक है ना। जैसे कि विपरीत का मतलब A का उल्टा Z, B का विपरीत साथियों Y, C का उल्टा X, इस टाइप से। तो कुल मिला के यहां पर अगर बात करें साथियों, यहां पर आप कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देना हूं। H है ना, H यहां पर आ जाएगा, R साथियों यहां पर आ जाएगा, R की अगर बात करिए R यहां पर आ जाएगा, ये R यहां पर आ जाएगा। O का क्या होता है साथियों, देखिए LOVE, यानी कि L का अपोजिट O का अपोजिट L, V का अपोजिट E और E का अपोजिट E, यानी कि L का अपोजिट क्या हो जाएगा, O का अपोजिट L हो जाएगा, तो यहां पर L आ जाएगा और यहां पर भी L आ जाएगा। तो एक ऐसा ऑप्शन कहां पर लिखा हुआ है, RLH ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है साथियों, तो ये क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए कि आपका
राइट आंसर यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। साथियों वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपके लिए एक डेली प्रैक्टिस पेपर आएगा जिसमें आपका साथियों एसएससी जीडी के लिए हिंदी होगी, जीके जीएस करंट अफेयर होगी, रीजनिंग होगी, मैथ होगी। अगर आप डेली इन चारों सब्जेक्ट को पढ़ोगे, भले थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आप जानो, लेकिन जब आप किसी काम को रोज करते हो तो फिर उसमें आप महारती हो जाते हो, उसमें आप विशेषज्ञ हो जाते हो, ठीक है, उसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हो। और जिस काम में आप एक्सपर्ट हो जाते हो उस काम में आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई पछाड़ नहीं सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी के एग्जाम में आपको कोई पछाड़े ना बल्कि आप सबको पछाड़ दो, तो आप ये वाली क्लास साथियों डेली लिया करिए, ठीक है ना। चलिए, तो 3 - 17 + 3 + 16 × 8 = 60 है। कहने के निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इनमें से किन दो संख्याओं और किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, मुझे बताइए। नीचे से शुरुआत करिए, हो सकता है आंसर हमें जल्दी मिल जाए। अब आपको पता क्या करना है, आपको करना है 17 जहां पर लिखा हो वहां पर 16 लिख देना, और 16 जहां पर लिखा हो वहां पर 17 कर देना, और जहां पर माइनस लिखा हो वहां पर गुणा कर देना, और जहां पर गुणा करना हो वहां पर माइनस कर देना, ठीक है। अब देखिए 3 लिखा हुआ 3 ऐसे ही कर दिया, 3 लिखा हुआ 3 ऐसे ही कर दिया, माइनस लिखा है माइनस की जगह पर गुणा आ जाएगा, और क्या है 17 है, 17 की जगह पर 16 आना है तो 16 हो गया, प्लस आपका लिख दिया। उसके बाद 3 लिखा हुआ है 3 आप ऐसे ही लिख दीजिए, और प्लस है प्लस भी ऐसे ही लिख देंगे। 16 है 16 की जगह पर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, और गुणा है तो गुणा की जगह पर माइनस आ जाएगा, और 8 लिखा है तो 8 लिख दीजिए, बराबर 60 आना चाहिए। अब इसको साथियों कैलकुलेट करिए, देखिए 16 तिया कितने हो जाएंगे 48 हो जाएंगे, 16 तिया 48 हो जाएंगे, प्लस आपका 3 हो गया, और अगर बात करें 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा। क्या इसको कैलकुलेट करके 60 आ रहा है। देखिए 48 3 कितना हो जाएगा साथियों 51 हो जाएगा, और 51 9 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि 60 बराबर 60 आ चुका है। तो मैं कहूंगा मैंने ये वाला ट्राई किया और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो समझे साथियों, ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि आपको बिल्कुल प्रिपेयर होके जाना है। ये क्वेश्चन सही टाइप नहीं हो पाया इसलिए स्किप कर दिया। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, तो अब आपके सामने साथियों जो है ना वो मैथ के क्वेश्चन आपके सामने शुरू हो चुके हैं। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। अगर आपके सामने मैथ का ये सवाल आ जाए तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे मुझे बताइए। कह रहे कि एक कार का कोई अंकित मूल्य है, उस पर कुछ मूल्य लिखा हुआ एक कार पर। अब उस अंकित मूल्य पर पहले 12% की छूट दी जाती है, उसके बाद 18% की और छूट दी जाती है, और फिर 25% की छूट दी जाती है, यानी कि 3 क्रमिक छूट दी जाती है उस पर। तो जब साथियों अगर बात करें इन तीनों छूटों का अगर एकल समतुल्य हमें छूट बताना हो तो हम कैसे बताएंगे। इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। बस ये जो 3 संख्याएं लिखी ना 12 18 25 इनको बदल दिया जाएगा, बाकी करने का तरीका आपका एक होगा। तो इसमें आप साथियों सूत्र कौन सा लगाएंगे मैं आपको बता देता हूं, x + y - x गुणा y/100। अब ये एक्स वाई क्या है, ये पहला प्रतिशत ये दूसरा प्रतिशत है। तो साथियों पहले इसको करिए, 12 18 का निकालते हैं समतुल्य छूट क्या होगी, तो 12 + 18 - 12 गुणा 18, ठीक है ना, और यहां पर साथियों 100 आ जाएगा। चलिए इतनी बात आपको साथियों समझ गए आप लोग। अब इसकी अगर कैलकुलेशन करें, देखिए 12 और 8 आपका कितना हो जाएगा, 12 8 आपका 30 हो जाएगा, ठीक है ना। 12 8 कितना हो गया 30 हो गया, माइनस। अब इसको अगर कैलकुलेट करें से देखिए 2 से अगर कट करें 2 छंग 12 और 2 नीम 18, और इसको अगर कट करें तो यहां पर साथियों 50 आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसको कट किया एक बार इसको, तो यहां पर 25 आ जाएगा कुल मिला के। 9 5 45 9 छंग 54, यानी कि 54/25 यहां पर अब आपका आ चुका है। अब इसको अगर साथियों कट करें, ठीक है ना, दो पॉइंट करके कुछ आएगा, क्या 2 पॉइंट करके कुछ आएगा, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 4 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा, 25 से कम 25, ठीक है ना, 15 हो जाएगा, यहां से बचेगा, पॉइंट तो लगा ही हुआ है, ये आपका 0 बढ़ जाएगा, और 25 छंग कितने हो जाएंगे 150, यानी कि मैं कह सकता हूं 2.16 यहां पर आ जाएगा। अब जब साथियों 30 में से 2.16 घटेगा तो लगभग कितना बचेगा आपका 27.84 बचेगा, 27.84 बचेगा। अब देखिए अगर 12 और 18 का समतुल्य
छूट आपसे पूछी जाती तो 27.84 होती। कितनी होती? 27.84 होती। लेकिन एक छूट और है, उसको भी साथों इसे में आपको क्या करना है, इसी में साथों एक तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। 27.84 याद रखिएगा। अब पता क्या करेंगे, अब साथियों आप करेंगे 27.84 प्लस, अब इसको भी ले लेंगे, यानी कि 25। पहले साथियों किसका आपने करा, इसका करा। अब जो इसकी छूट निकल आई, अब उसको इससे इसके साथ कर देंगे, ठीक है ना। तो 27.84 गुणा, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है और ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। 25 से कम 25, 25 चौक 100 हो जाएगा। अब इसको अगर साथियों कट करें, देखिए 7 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 छंग आपका कितना हो गया, 24 हो गया। पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा दीजिए। और इधर कितना जाएगा, 3 जाएगा। 4 नीम आपका कितना हो जाएगा, 4 नीम आपका 36 हो जाएगी। 24 हो गया, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 हो गया, यानी कि 6.96 यहां पर आ गया। अब इसको अगर साथियों कैलकुलेट करें, यानी कि 25 इसमें साथियों जोड़े तो कितना आ जाएगा, तो 84 पॉइंट, और यहां पर 2 आ गया, यहां पर साथियों 5 आ गया। तो अब साथियों आपको करना कुछ नहीं, अब आपको 52.84 में से 6.96 आपको घटा देना है, कोई नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब यहां पर अगर बात करते हैं, इसको अगर बात करें, देखिए ये 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब ये सातों 7 हो गया, 7 हो गया ना, तो एक इधर से ले लेंगे। 17 में से सातों 9 जाएगा तो कितना आपका बचेगा, एक तरीके से 17 में से जब 9 जाएगा तो आपका यहां पर 8 बचेगा। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा साथियों, 8 आ जाएगा पॉइंट। अब ये 51 बचा है, और 51 में से जब साथियों 6 जाता है तो 45 बचता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इन तीनों, यानी कि 12, 18 और 25 की जो क्रमिक छूट के लिए एकल समतुल्य छूट होगी वो 45.88% होगी। और ये कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। साथियों अगर कोई ऐसा सवाल करेगा ना, बहुत सारे बच्चे मैं कहूंगा कि कुछ ना कुछ इसमें गलती कर डालेंगे, और गलती कर डालेंगे तो फिर ये साथियों गलत हो जाएगा, फिर नंबर इनके उनको नहीं मिलेंगे। तो आप साथियों अच्छे तरीके से इसको करिए। अब अगला सवाल देखिए, जो कि बहुत शानदार है। शुभम ने 20,000 रुपए की धनराशि से एक व्यवसाय की शुरुआत की, यानी कि एक बंदा इसमें कौन है, एक बंदा इसमें शुभम है। चलिए एक बंदा और होगा, देखिएगा, यानी कि 1 वर्ष के बाद श्री करण, यानी कि करण भी शुभम के साथ इस व्यवसाय से जुड़ जाते हैं और 40,000 रुपए लगाते हैं इसमें, यानी कि श्री करण भी साथ इसमें जुड़ गए हैं, ठीक है ना। और कहने के उन्होंने 45,000 रुपए का लाभ अर्जित, कहने के दोनों ने व्यापार किया। इसने कितना अपना पैसा लगाया, इसने अपना पैसा 20,000 रुपए लगाया, और इसने देखिए, अब इसने पता ये 1 साल तक पैसा लगाता रहा, 12 महीने तक। ये 12 महीने के बाद आया है करण अपने पैसे लेकर, कितने, 40,000 रुपए लेकर आया। तो 12 महीने के लिए तो इसका पैसा लगा रहा, और अगले 12 महीने के लिए इसका पैसा लगा रहा, यानी कि अगले 12 महीने के लिए इसका पैसा लगा रहा। तो इसने तो शुरुआत में 12 महीने के लिए लगाया था, और इसके साथ भी 12 महीने के लगाए, यानी कि 24 महीने के लिए इसने अपना पैसा लगाया। कह सकते हैं हम ना, बिल्कुल साथियों कह सकते हैं। चलिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए अब कह रहे हैं कि उन दोनों ने लाभ जो है ना वो 45,000 रुपए कमाया। तो कह रहे हैं कि श्रीकरण का लाभ का हिस्सा कितना हुआ, जितना इन्होंने पैसा लगाया, जितने समय के लिए लगाया, उनका अनुपात ही एक तरीके से लाभ का अनुपात होता है। अब इसको छोटा कर लीजिए, 4 0 ये कैंसिल, 4 0 ये कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12 एकम 12, 12 दूना आपका 24 हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं साथियों 2:2 ही आ जाएगा, यानी कि शुभम और करण का लाभ का अनुपात ये निकला है साथियों 2:2, ठीक है ना। यानी कि मैं कह सकता हूं इनको 1:1 कह सकता हूं, बिल्कुल मैं कह सकता हूं। तो दोनों को बराबर बराबर लाभ मिलेगा। तो अगर दोनों को 45,000 लाभ मिला है तो 45 का आधा कितना होता है साथियों, 22,500 होता है। तो प्रत्येक को 22,500 रुपए लाभ के रूप में मिलेंगे। 22,500 रुपए कहां पर लिखे हुए हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में लिखे हुए हैं। यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए कि सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। 6, 24, 83, इसका चौथा अनुपातिक संख्या क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कभी भी आपके सामने 3 संख्याएं आ जाएं, कोई भी संख्या, और कहा जाए इसका चौथा अनुपातिक संख्या क्या होगा, तो पता क्या करना है, 6 24 लिखा है तो 6/24 कर देना, बराबर 83 लिखा है, 83 बटे क्या कर देना, एक सेकंड सही से लिख देता हूं, तो 83 बटे क्या कर देना है, ये चौथा अनुपातिक संख्या मान लेते x है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, आप साथियों क्रॉस बराबर लगाए ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 6, एक तरीके से एक काम करिए साथियों,
यहां पर अगर बात करें दो में से एक काम करिए, या तो इसको इधर भेज दीजिए, यानी कि x ये इधर आ गया बराबर आपका 83 गुणा 24 आ गया, और बटे में क्या आ गया 6 आ गया। 6 कम 6, 6 चौक आपका 24 हो जाएंगे, यानी कि 83 चौक कितने हो जाएंगे, 4 तियां 12 हो जाएंगे, 4 अट्ठे 32 और 1 33 हो जाएंगे, यानी कि x बराबर कितना निकला है साथियों 332 निकला है। और 332 आपका क्या होगा, यही आपका चौथा अनुपातिक संख्या होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए कि ए और बी एक काम को 7 दिनों और 14 दिनों में करते हैं, यानी कि ए की अगर बात करते हैं 7 दिन में करता है, और बी की अगर बात करते हैं उसी काम को 14 दिनों में करता है। वे एक साथ काम को प्रारंभ करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा मुझे बताइए। देखिए सबसे पहले एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो कि 7 से भी कट सके और 14 से भी कट सके, 28 हो जाएगा। कितनी कितनी बार में कटेगा ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये नंबर पता क्या है, ये टोटल काम है, 28 टोटल काम किया गया दोनों के द्वारा। अब देखिए 7 चौक 28 और 14 दूना 28, यानी कि ए अगर बात करते हैं साथियों, ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। चलिए क्या कहा जा रहा है कि वे एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, यानी कि अगर ये दोनों ए एक दिन में 4 कर रहा है, बी एक दिन में 2 कर रहा है, टोटल की अगर बात करें टोटल एक दिन में 6 काम हो रहा है, और प्रारंभ करते हैं दोनों एक साथ काम, और 4 दिनों तक तो काम करते हैं, तो 4 दिनों में कितना काम हो पाएगा, 24 काम हो पाएगा। टोटल काम 28 है, तो अभी 24 काम हुआ है, कितना काम बचा है, 4 काम बचा है। अब कह रहे हैं कि बी कार को छोड़ देता है, यानी कि अब ये काम करना छोड़ देता है, अब ये 4 वाला काम करेगा, डेली 4 काम होगा। तो कह रहे कि कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। यहां पर कुल कार्य कितने दिन लगे, 4 दिन तो यहीं पर लग गए, और ये जो 4 काम बचा है इसको अगर ये काम करे ए, जो कि एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो साथों इसको एक दिन की ही तो लगेगा, एक दिन लगेगा, यानी कि एक दिन इधर और 4 दिन इधर। मैं कहूंगा टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा, 5 दिन में समाप्त होगा, और 5 आपका क्या होगा, 5 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि ए और बी एक साथ एक कार्य करते हुए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। क्या 12 दिनों में पूरा करते हैं। इस कार्य के लिए ए को 4980 रुपए और बी को 3220 रुपए दिए जाते हैं। यदि ए इस कार्य को अकेले करता हो, अकेले कार्य करता, तो वे इसे कितने दिनों में पूरा करता आपसे कहा जा रहा है। देखिए अगर बात करें यहां पर कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, इस कार्य के लिए ए को कितना पैसा दिया जाता है 4980, और बी को कितना दिया जाता है 3320 रुपए दिया जाता है। अगर हम साथियों ये कहें कि ए और बी को किस अनुपात में पैसा दिया जाता है, तो मैं कह सकता हूं साथियों 4980 अनुपात 3320। अगर हम इसको साथियों कट करने पर आए, 0 से 0 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4 आपका 2 चौक 8, 2 नीम 18 हो जाएगा, और 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12 हो जाएगा। 3 से कट करें, 3 पंजे 3 से नहीं कट हो पाएगा। ये फिर किससे कट होगा साथियों, देखिए जरा एक तरीके से अगर बात करें, देखिए अगर इसको लगभग मेरे हिसाब से 84 दूना कितना होता है, 84 दूना एक तरीके से क्या 84 दूना तो नहीं, 83 दूना कितना होता है, देखिए जरा 83 दूना 166 होता है। 83 दूना कितना होता है, हाँ बिल्कुल 66 होता है। और 83 तियां कितना होता है, 83 तियां की अगर बात करते हैं 3 तियां 9, 8 चौक 24। हाँ अब हम कह सकते हैं 83 दूना कितना हो जाएगा 166, 83 तियां कितना हो जाएगा 249। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इन दोनों को जो पैसा दिया गया, अगर ए को 3 पैसा दिया गया है तो बी को 2 पैसा दिया गया है। अच्छा ये पता, यही इनकी कार्यक्षमता, यही इनकी दक्षता है, यानी कि जिस अनुपात में इनको पैसा दिया गया यही तो इनकी दक्षता होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि कुल काम कितना होगा, मैं कह सकता हूं कुल काम, देखिए ए और बी दोनों काम करते हैं तो इनको 12 दिन लगते हैं, और ये टोटल काम दोनों मिलकर कितना करते हैं, ठीक है। अगर एक ए 3 करेगा तो बी कितना करेगा 2 करेगा, यानी कि टोटल काम जो है ना डेली एक दिन में 5 काम करते हैं। डेली एक दिन में दोनों लोग मिलकर 5 काम कर रहे हैं और 12 दिन में काम समाप्त हो रहा है, तो मैं कहूंगा काम कितना है 60 काम है, ठीक है ना। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, 60 काम है। चलिए
अब कह और ए एक दिन में 3 काम करता है, टोटल काम 60 है, तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हो कि ए इस कार्य को अकेले करता तो वो कितने दिन में, टोटल काम 60 है, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो इस काम को साथियों वो 20 दिन में ही तो निपटा देगा, तो 20 दिन आपका आंसर हो जाएगा, जो कि कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा। फटाफट साथियों देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें, एक बेलन और एक शंकु समान आधार, समान त्रिज्या, समान ऊंचाई के हैं। बेलन के आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि ध्यान दीजिए साथियों कि शंकु का आधार भी और त्रिज्या भी और ऊंचाई समान है, ठीक है ना। तो बेलन का आयतन और शंकु का आयतन का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि बेलन का आयतन होता कितना है, बेलन के आयतन का क्या, बेलन के आयतन का, ठीक है ना, बेलन का आयतन कितना होता है और शंकु का आयतन साथियों कितना होता है। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच अनुपात, और शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इसमें से क्या क्या कट रहा है, देखिए पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एच से एच स्क्वायर कैंसिल, यानी कि ये क्या बचेगा साथियों, ये 1/3 बचेगा। ये 3 उठकर इधर आ जाएगा, यानी कि दोनों का अनुपात जो निकलेगा वो 3:1 निकलेगा। यानी कि बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात जो निकलेगा वो 3:1 निकलेगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर कहां पर लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है। कह रहे कि रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत श्रमिकों की संख्या 15 बढ़ जाती है, ठीक है ना, श्रमिकों की संख्या 15 बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप 20% की वृद्धि हो जाती है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है। श्रमिकों की प्रारंभिक संख्या क्या है, मान लीजिए श्रमिकों की प्रारंभिक संख्या x है, और जब इसमें 20% की एक तरीके से बढ़ोतरी होती है तो कितनी संख्या हो जाती है, 15 संख्या हो जाती है, ठीक है ना। अब इसको अगर कैलकुलेट करें 20 से कम 20, 20 पंजे 100 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा साथियों, 15 गुणा 75 आ जाएगा, यानी कि x बराबर क्या जाएगा, 75 आ जाएगा। 15 गुणा 5 मतलब 75 आ जाएगा। तो श्रमिकों की संख्या कितनी मानी थी, x मानी थी, x बराबर 75 निकला है, तो मैं कह सकता हूं श्रमिकों की प्रारंभिक संख्या क्या निकली, 75 निकली। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम कितना दे रखा है साथियों, एलसीएम आपको दे रखा है 48, और यानी कि दोनों संख्याओं का अनुपात जो है ना, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात कितना है, 2:3 है। तो कहने के वो संख्याएं बताइए। अगर आपसे ये ना पूछा जाता कि उन संख्याओं का योग क्या है, योग तो निकल जाएगा, जब संख्या हमें मालूम पड़ जाएगी तो योग तो बहुत आराम से निकल जाएगा। अब देखिए कभी भी प्रश्न में आपको एलसीएम दे रखा हो और दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा हो तो पहली संख्या निकालना, ठीक है ना, पहली संख्या निकालना और दूसरी संख्या निकालना बहुत आसान आपके लिए हो जाता है। दूसरी संख्या निकालना बहुत आसान कैसे, 48 की भाग 2 से करो, जब 48 की भाग 2 से करोगे 24 आ जाएगा, ये पहली संख्या होगी। 48 की भाग दूसरे संख्या के अनुपात से करो तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18, ये दूसरी संख्या हो जाएगी। कहा गया है कि इन संख्या को जोड़ दो, तो जब 24 और 16 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, यानी कि 40 आपका क्या निकलेगा, उन संख्याओं का योग निकलेगा। यानी कि जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो यहाँ पर आप लोगों ने साथियों देखे, सबसे पहले साथियों हिंदी के आपने सवाल देखे, उसके बाद सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, तो ये सभी क्वेश्चन साथियों आप लोगों ने यहाँ पर देखे। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी आप लोग जरूर एक तरीके से लाइक कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उसमें SSC GD वाले बच्चे भी हैं साथियों, तो उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ये सारी क्लासेस वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी। जैसे
जैसे कि ये वीडियो, ये इसका लिंक मैं वहां पर डाल दूंगा, और जो वीडियो एसएससी जीडी की बनेंगी उसका आपको डाल दूंगा, लिंक वहां पर डाल दूंगा। तो मैं कह सकता हूं अगर आप साथियों इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लग जाइए। देखिए मेहनत से लग जाइए, और जो कुछ भी आपको क्लास टारगेट सिलेक्शन के माध्यम से दी जाए उनको देखिए बहुत बढ़िया तरीके से। आपका ये समझ लीजिए सारा, मैं कहूंगा 99% साथियों टारगेट सिलेक्शन से ही आपका साथियों आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ, 2-4 मित्रों के साथ शेयर कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।